नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मुंबई के स्टूडियो से और आज बात कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की, कि किस तरीके से अर्पिता मुखर्जी जो कि पार्थ चटर्जी की सहयोगी हैं, उनके मित्र हैं, उनके एक और घर पर अब छापा डाला जा रहा है। अब की बार चिनार पार्क के फ्लैट पर ईडी अधिकारी पहुंचे हैं। जो दो घर पर पहुंचे उनसे 50 करोड़ रुपए कुल नकद मिला है। इन तस्वीरों को देखकर लोग चौंक सकते हैं कि कितना बड़ा खजाना घर में रखा हुआ था। एक जगह पर 29 करोड़, बाकी की जगह पर 50 करोड़ में से बचे हुए पैसे। तो अर्पिता इतना सारा पैसा क्यों रख रही थी? ये पैसे का सोर्स क्या था और किसके इशारे पर इतना पैसा घर में रखा जा रहा था? अगर नगद इतना है तो आप अंदाजा लगाइए कि जायदाद कितनी रखी गई होगी। ये सब चीजें अब एक के बाद एक सामने आ रही हैं। इस सब के बीच में अर्पिता को लेकर ईडी की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। ईडी ने उनसे जांच शुरू कर दी है। पार्थ चटर्जी को ममता बनर्जी ने मंत्री पद से हटा दिया है और किरकिरी हो रही है उनकी पार्टी की। ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। ईडी अब तक कुल 50 करोड़ रुपए और 5 करोड़ से ज्यादा गहने अर्पिता मुखर्जी के घरों से बरामद कर चुकी है, जो पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाती हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे तक चली रेड में अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरियां भी मिली हैं, जिनमें लेन देन का रिकॉर्ड कोड वर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसी ने घर से 2600 पेज का एक दस्तावेज भी बरामद किया है, जिसमें पार्थ और अर्पिता की जॉइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। ईडी के मुताबिक कोलकाता के टीचर भर्ती घोटाले मामले में अब एक वरिष्ठ आईएएस समेत 4 महिलाएं ईडी के रडार पर हैं। साथ ही जांच एजेंसियों को छापेमारी में एक डायमंड रिंग भी मिली है, जिस पर पी लिखा हुआ है। यही नहीं, छापेमारी में कुछ ऐसे खिलौने मिले हैं जिन पर सेक्स टॉयज होने का शक है। बीजेपी इस मामले में ममता बनर्जी को घेरने में लगी है। ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी है, एकदम शांत है, कोई उन्होंने आवाज नहीं निकाली। और नारदा, शारदा, चिटफंड, कोयला और आज जो है वो आपके सामने है कि यहाँ तक कि टीचर भर्ती जैसी चीजों में भी ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। যেখানে প্রয়োজন আছে এজেন্সির করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই। এজেন্সির নামে অন্য দলের পারসেপশন খারাপ করে নিজেরা টাকা লুটে দেশটাকে লুঠেরায় পরিণত করে দিয়েছে। 3-4টে এজেন্সিকে দিয়ে গভর্নমেন্টকে জব্দ করাও, স্তব্ধ করো। মহারাষ্ট্র ভেঙেছি, ছত্তিশগড় ভাঙবো, ঝাড়খণ্ড ভাঙবো, বাংলা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, বঙ্গালকেও भी ভাঙবো। আমি বললাম অত সস্তা নয়। বাংলা ভাঙতে গেলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে আগে লড়ো, বাংলায় ভাঙতে গেলে कुमीर के आगे लड़ो। वैसे दिलचस्प ये है कि जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है तब से इस साल मार्च तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3555 मामले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए। वैसे ये पीएमएलए का कानून वाजपेयी सरकार के समय आया था, जिसे यूपीए ने और ताकत दी, जबकि वही लोग इसका विरोध अब कर रहे हैं। जितना कैश टीएमसी नेता के करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के पास से मिला है, उसके चलते टीएमसी से सवाल पूछे जाने लाजमी हैं। लेकिन ये भी सच है कि खुद ममता बनर्जी का जो छवि है वो एक बेदाग लीडर की है और वो अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल में सबसे कदावर नेता भी मानी जाती है। लेकिन इसके चलते जो ये छापामारी हुई है, उनकी जो नेशनल एम्बिशंस हैं, उनके ऊपर जो विपक्षियां पार्टी हैं वो सवाल जरूर उठाएंगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मंत्री पार्थ चटर्जी हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा में अर्पिता मुखर्जी आई क्योंकि उनके घर से कैश मिला। वो करीबी हैं और उनके कई कार्यक्रमों का चेहरा भी है। अर्पिता मुखर्जी के पास ये 50 करोड़ रुपए किसके हैं, इसको लेकर अब बड़ा सवाल उठ रहा है। तो इसी को जानने और समझने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं, हम आपके साथ, कि किस तरीके से कोलकाता में रियल लाइफ जैसी एक जिंदगी खुद
अर्पिता की जिंदगी है। देखिए इस रिपोर्ट में। আইনের ওপর আস্থা রাখি, এটাই বলবো। আইন আইনের পথে চলবে। एक मॉडल के ये बोल सियासी लग सकते हैं। उसके घर से मिले 50 करोड़ रुपए कैश और कई किलो सोने की मालकिन वो खुद हैं या उनके मित्र पार्थ चैटर्जी, ये सब अब ईडी की जांच में साबित होगा। लेकिन अर्पिता मुखर्जी की रियल लाइफ की कहानी उतनी ही फिल्मी है जैसी रियल लाइफ में उनके किरदार की हुआ करती है। कोलकाता से दूर एक उपनगरीय इलाके बेलघोरिया में ये अर्पिता का साधारण सा घर है। बताने के लिए काफी है कि अर्पिता की चमकीली दुनिया की शुरुआत कहां से हुई। मां बूढ़ी हो चली है, बेटी के पैसों के बारे में उसे कुछ नहीं पता। बेटी पिछले हफ्ते हालचाल जानने जरूर आई थी। লাস্ট কি কথা হলো আমার সাথে, কি কথা, মাকে দেখতে আসে, এদের সাথে কথাবার্তা বলে, কি খাচ্ছো, কি ওষুধ ঠিক মতো খাচ্ছো কিনা। प्रवर्तन निदेशालय कह रहा है कि उसके छापों की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन वो अब भी उन संपत्तियों का ब्यौरा तलाश रहा है जो मंत्री और अभिनेत्री के नाम पर हैं। पहले 2 छापों में ही 50 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं। सोने का हिसाब अभी बाकी है। ईडी को अभी यह भी जानना है कि अर्पिता सिर्फ पैसों का हिसाब किताब रखती थी या फिर इस घोटाले में उनका भी सीधा हाथ है। ईडी को जो कागज मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अभी 2 कपड़ा कंपनियों की भी जांच होगी। ये सीधे तौर पर अर्पिता से जुड़ी हैं। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के कारोबारी रिश्ते तो दिख ही रहे हैं। 2011 से अर्पिता पार्थ चैटर्जी के दुर्गा पूजा आयोजनों का भी मुख्य चेहरा बनी हुई थी। दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास अर्पिता की तस्वीरें ममता बनर्जी के साथ भी लगी थीं, जो अब वायरल हो रही हैं। इस बीच ईडी का कहना है कि पार्थ चैटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उन्होंने गिरफ्तारी वारंट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। एक ऐसे वक्त जब ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल के पास पैसा नहीं है, उनके मंत्रियों के करीबियों से 50 करोड़ की जब्ती बता रही है कि गरीबों से लूट कितनी बड़ी हुई है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अर्पिता के घर पहुंचे हमारे साथी सौरभ गुप्ता ये बताने के लिए कि वो किस घर में और कहां रहती हैं जहां से पैसे बरामद हुए हैं। अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के पूछताछ के बाद ईडी ने बड़ी रकम बरामद किए हैं उनके एक अपार्टमेंट से जो यहाँ है, इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में है। और ईडी का कहना है कि करीब 29 करोड़ के आसपास कैश बरामद हुई है और उसके साथ साथ गोल्ड और बाकी प्रॉपर्टी का दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे कुछ लोग जो यहाँ पे रहते हैं और कल जब ये पूरा ईडी का सर्च प्रक्रिया चल रहे थे तब वो यहाँ पे थे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और कल थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि कब आया था, क्या आप लोगों को पता था कि ये पार्थो चैटर्जी क्या यहाँ पे आते थे? अंकित चटरिया नहीं, यहाँ पे पार्थो चैटर्जी को हम लोग ने कभी नहीं देखा आते हुए। ये अभिनेत्री जो है अर्पिता मुखर्जी, ये आते थे? ये पहले रहती थी बट अभी कुछ महीनों से उनको नहीं देख रहा हूँ। कल क्या हुआ? ईडी के लोग जब यहाँ पे पहुंचे, आप शायद वहां पे थे, क्या हुआ थोड़ा बताइए। कल जब ईडी के ऑफिसर्स ने आए तो मुझे फोन लगाया जो आपके प्रेजेंस में ब्लॉक को तोड़ूंगा तो आप आओ। मेरा आने में 2 घंटा लगा तो उन्होंने ब्लॉक 2 का तलाशी कर लिए, कुछ मिला नहीं। ब्लॉक 5 में जब हम गए 2 घंटा इंतजार किए थे उन लोग ने। हम पहुंचने के बाद हमारे उपस्थिति में उन्होंने लॉक को तोड़ा तो उनके जो रुपया बरामद हुए 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इसमें अर्पिता मुखर्जी का 2 फ्लैट है। मेंटेनेंस बिल वगैरह उनकी तरफ से आते थे, लेकिन ईडी का कहना है कि ये सारे जो प्रॉपर्टीज जो बनाया गया है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ऐसे ईडी का दावा है। कोर्ट के सामने भी ईडी ने यही कहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अर्पिता मुखर्जी के जो वकील है वो जरूर इस बात को मना करेंगे कोर्ट में। हैरान होने वाली बात यह है कि यहाँ से करीब 30 करोड़ के आसपास का जो कैश
है कैश बरामद किए गए हैं 29 करोड़ के आसपास, 29 करोड़ के आसपास। और साथ साथ जैसे कि हमें बता रहे थे जो यहाँ के सेक्रेटरी है, उसके साथ साथ यहाँ पे गोल्ड और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी ईडी ने बरामद की है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और घोटाले की ये लूट कितनी बड़ी है, इस बारे में और जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शमीम रहमानी, टीएमसी समर्थक हैं, और हमारे साथ बीजेपी की देवजानी भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं, भट्टाचार्य जी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला सवाल शमीम रहमानी जी आपसे, आप टीएमसी के समर्थक हैं। बड़ा सवाल है कि आप लोग 50 करोड़ आपकी पार्टी के नेता आखिर रख क्यों रहे थे घर में? ये 50 करोड़ आते कहाँ से हैं? नमस्कार अभिषेक जी, देवयानी जी नमस्ते, और आपके तमाम दर्शकों को। देखिए, पैसे निकले हैं, ईडी ने कहा है, अभी जांच का विषय है। ये क्यों, कैसे, कहां, ये मेरे लिए, आपके लिए या किसी के लिए भी बताना मुश्किल है। और ये इनिशियल घड़ी है, और 50 करोड़ रुपए अगर आप कहेंगे तो ऐसे पैसे जो हैं, मैं तो बोलूँगा कि ये बड़े छोटे लोग थे। पार्थो चैटर्जी जो सिर्फ 50 करोड़, यहाँ तो आप देखेंगे कि एबीजी शिपयार्ड में लोग बोलते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ तो पैक करके भी लोग ले गए, और वो भी हजार करोड़ों रुपए। हाँ, तो ये इस टाइप के घोटाले जो हैं, तो उसमें 50 लाइसेंस मिल गया तो इसका मतलब लाइसेंस मिल गया। अभिषेक जी, मैं ये नहीं शमीम जी, इसका मतलब लाइसेंस मिल गया। एबी शिपयार्ड वाले और नीरव मोदी वाले अगर निकल जाएं हम आपसे क्या बोले, यहाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि ये इतने मेगर हैं कि ये 50 करोड़ रुपया घर में रख के बैठे हैं, इनको वो जगह भी नहीं है कि कहीं ले जाके रख सके। बहरहाल मैं इन सब बातों से के बीच में आपको ये बता रहा हूँ अभिषेक जी। नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं कहते हैं शमीम साहब? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो मतलब सिर्फ कैश तो दिखाई दे रहा है। आप तो ये सोचिए कि ये इन्होंने जायदाद में, संपत्तियों में कितना रखा होगा। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते? आप मुमकिन है, आप जो बोल रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन जो हो सकता है ये पैसे कल को कोई आदमी क्लेम कर ले कि मेरे हैं, आप क्या करेंगे? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्लेम कर ले लेकिन कि मैंने दिए थे रखने के लिए। साहब नहीं, कानून ये कहता है कि आप 5 लाख रुपए से ज्यादा तो रख भी नहीं सकते। अब केंद्र की सरकार ने मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर कानून बन गया, सवाल ये है, देखिए सर, अभिषेक जी, पैसे तो बहुत निकले कुछ हो सकता है, अगर वो जवाब दे देंगे। अगर काली कमाई ना होती तो बता दें। अभी तक पार्थ चैटर्जी और उनके सहयोगी ने अभी तक बता चुकी होती कि कहां से आ रहा है पैसा। और जी, हमारे साथ अभी बीजेपी के समर्थक देवजानी भी हैं। देवजानी जी, आप लोग मुद्दा उठाते रहे हैं ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार की सरकार में भ्रष्टाचार का, तो पार्थ चैटर्जी के पास ये पैसा कहां से आया है, इसको लेकर आप अपने दावे कर रहे होंगे बीजेपी के लोग। राजनीतिक विश्लेषक है, तो बात यह है कि पार्थ चैटर्जी के पास इतना पैसा कहां से आए, ये तो जांच के विषय है, और ईडी अभी वही जांच कर रही है इतने पैसे कहां से आ गए। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल की तरफ देखोगे तो ये एक कैश हेवी स्टेट है। इनके पास, गवर्नमेंट के पास पैसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने कर्मचारियों का सैलरी भी ठीक तरह से दे नहीं पाते हैं। लेकिन आपको समझ में आता है अभी इनके पास पैसा कहाँ रहता है, क्यों नहीं है इनके पास पैसा। गवर्नमेंट तो एक रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है, एक प्राइमरी डेफिसिट स्टेट है, और इनका रेवेन्यू कलेक्शन उतना नहीं है जितना इनके ऑफिसर लोग कागज पे दिखाते हैं। लेकिन पैसे इनके मंत्रियों के पास होते हैं, मंत्रियों के दोस्तों के पास होते हैं। सिर्फ पैसे ही नहीं, सोने की बिस्किट्स भी होते हैं। तो ये आ गया है सब जगह। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स सिर्फ नहीं, गहना सिर्फ नहीं, गोल्ड के बिस्किट्स भी मिलते हैं। तो आपको तभी ऐसा सोच आती है। पार्थ चैटर्जी का ऐसा कोई कारोबार है जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को
जी देवजानी जी, नहीं, क्या आप मैं लोगों तो को नहीं पता अभी है कि बता पार्थ सकती चटर्जी क्योंकि का ये कोई और subjudice व्यवसाय हो matter है, कि मतलब लेकिन ईडी के पास जितना ठीक है। डॉक्यूमेंट्स उनके पास गया है उनमें एटलीस्ट 7 कंपनीज ऐसे हैं जिस कंपनी में अर्पिता मुखर्जी भी है और पार्थ चैटर्जी भी है। और ये सब सिर्फ अगर आप सोचोगे तो एक साल में कितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं? एक साल में 10,000 टू 15,000 रिक्रूटमेंट्स होते हैं एक साल में, और पार्थ चैटर्जी का पूरा टेन्योर 10 साल का है। तो अगर आप मान के चलो कि 10,000 एक बिल्कुल साल समझ में गया, हुआ, तो समझ पूरे गया, पूरे समझ गया मेरा 10 साल बिल्कुल में 1 लाख रिक्रूटमेंट और 1 लाख नहीं, रिक्रूटमेंट बहुत से बड़ी 10 इकोनॉमी लाख चला रहे तक होंगे, के अगर लेते लेकिन हो, शमीम साहब ठीक है, ठीक है, आप तो मोटे गणित लगा रही हैं। यहाँ पे तो लोग अगर जो जो ऑफिस में हेल्प करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी लाखों की रिश्वत का काम चल रहा है। हाँ, 10 और उसमें लाख, खैर 10 पश्चिम बंगाल लाख अकेला रेट नहीं हुआ होगा ऐसी। हाँ, ठीक है शमीम साहब, लेकिन आप मुझे एक बात अगर बता दें कि ऐसी मुख्यमंत्री किस काम की, अगर उन्हें नहीं पता है कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, अगर इस पैसे की जानकारी एक मुख्यमंत्री को नहीं है कि उनके एक मंत्री के मित्र के घर में 50 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री का इंटेलिजेंस और खुफिया विभाग क्या करता है, या फिर उनकी बाकी के डिपार्टमेंट क्या करते हैं? आप इस देश में कानून भी है, पुलिस भी है और हर जगह सब कुछ है, उसके बाद आप कहेंगे कि चोरियां कैसे हो जाती, कैसे? तो मैं कहूं क्या हुकूमत को नहीं मालूम? नहीं साहब, लेकिन चोरी आपके घर में अगर नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं, लेकिन आप एक कुंबा चला रहे हैं। आप 2011 से देखिए शमीम साहब, देखिए 2011 से आप अगर किसी को मंत्री रखे हुए हैं और वो मंत्री लीडर की पसंद के बिना नहीं बन सकता है कोई मंत्री, आपको भी पता है, तो उसमें पार्थ चटर्जी ऐसा क्या करते थे जिसकी वजह से वो बहुत पसंदीदा थे? क्यों पसंद है? डिपार्टमेंट मैं आपको और बता दूं कि क्यों पसंद था, वो भी बता दूं। आप देख लीजिए कि 2011 में जब वो गए थे, उन्होंने जो है अपने इलेक्शन के ब्यौरे में जो अमाउंट दिया था, जब वो 2021 में जब वो दोबारा जब जो है इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनके जो आमदनी में है, जो लिस्ट उन्होंने दिया है, उसमें कटौती है, कमी हुई है उनके इनकम में जो उन्होंने दिया था इलेक्शन कमीशन को। आप देखिए, तो आप क्या बताएंगे अगर कोई आदमी अगर ऐसा है, तो अगर वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ा नहीं है, बल्कि 50-60% कम हो गया है, तो आप भी भरोसा कर लेंगे। आपके घर में कोई आदमी है, आप क्या हर वक्त अपने बेटा पे, बीवी पे या हर चीज पे ये कुंबा है? आपका क्या नजर रखते हैं? लेकिन देखिए ममता बनर्जी वारदातें होती है। और देखिए अभिषेक सर नादान मुख्यमंत्री नहीं है ना शमीम साहब। अभिषेक सर उनको निकाल, लेकिन देखिए क्या ममता बनर्जी नादान मुख्यमंत्री है? उनको नहीं पता है? देखिए कंप्लेन जी कंप्लेंट आया जी, बोलिए। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अपने तरीके से भी की और आज उनको निकाल दिया। हमारे पास आप क्या बोलते हैं कि जब तक कोई थाने में जाके कंप्लेंट ना करे, बिल्कुल 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 कंप्लेंट बड़ा मतलब मुझे है ना ये सब चीजें इतनी, मुझे ये सब ठीक है। देखिए आज जो है आप लोगों के इस भोलेपन पे मतलब सदके जावा वाली बात है कि आप लोगों का ये भोलापन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जनता है उसको सब समझ में आता है। शमीम साहब, इतना सारा कैश मुख्यमंत्री को ना पता हो, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं आपसे एक बात बताऊं सर कि इस देश में अगर कोई चीज आसान है जी बोलिए, तो वो है घोटाला। आप इससे ज्यादा आसान कोई काम मत समझ लीजिए। बस क्या है कि कब किसकी नीयत बिगड़ जाए ये मालूम नहीं है। हो सकता है कल नहीं भी हो सकता है, मगर इट इज टू अर्ली फॉर एनीबडी टू कमेंट वेदर एंड व्हाट इन व्हाट कितनी क्वांटिटी है। हो सकता है ये 500 नहीं और कुछ हो, और हो सकता है ये 50 करोड़ कुछ भी ना हो। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब। देवजानी जी, माफ़ी मांगता हूँ, आपको कम वक्त दे पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद गुजरात चलेंगे। वैसे तो नशाबंदी है गुजरात में, लेकिन जहरीली शराब से अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। ब्रेक के बाद शराब के कहर पे बात।
बात मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां पर राज है केंद्रीय सरकार के जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल का, और वहां पर दूषित पानी से 2 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के खंचारी गांव में 35 से ज्यादा लोगों को कुएं के पानी ने बीमार कर दिया। उल्टी दस्त से परेशान उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई। बुधवार को एक बुजुर्ग और एक महिला ने दम तोड़ दिया। मेरी तबीयत पानी से खराब हुई, उल्टी दस्त हो रहे हैं, 2 जनों की मौत भी हो गई है। 7 आदमी सीरियस दमोह लेके आ गए। क्या हो गया आप लोग? सर मालूम नहीं, तो क्या सुबह से उठे, घूमने गए, जब दस्त लगे शुरू हो गया उठने के बाद। सबको एक साथ बीमारी? हाँ, एक ही बीमारी हो रही है, उल्टी दस्त। सबको उल्टी दस्त हुआ, इस वजह से इनकी तबीयत खराब हुई। हम लोगों ने डॉक्टर से मतलब दिखाया, गाँव में कहीं आराम नहीं लगा, इसलिए दम ले थे। कुछ खाया पिया था? नहीं कुछ नहीं खाया। पानी के कारण। कहाँ का पानी पिया? कौन से पानी? कुआं का। कैसा पानी पिया? कई बरसात होती है तो बंद हो जाती है। बुधवार देर शाम जब खंचारी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो बड़ी तादाद में लोग बीमार मिले। उन्हें फिलहाल जिला अस्पताल के अलग वार्ड में भर्ती किया गया है। दूषित पानी का मामला समझ में आता है और गांव के लोग, एक कुआं है वहां पर, वो उसके आसपास थोड़ी सी गंदगी भी थी, कीचड़ था आसपास, और मुझे ऐसा महसूस भी हुआ कि बरसात होने की वजह से आसपास के क्षेत्र में पानी भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण ही संभावना बनती है। दूषित पानी से मौत उस राज्य में जहां हाल ही में प्रधानमंत्री ने बुरहानपुर को 100% नल जल से जुड़ा घोषित किया है, जहां दावा है 30,600 करोड़ रुपए से अधिक की नल जल योजनाएं स्वीकृत करने का, 2 साल में 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर 40% घरों तक नल जल पहुंचाने का, 4,274 से अधिक गांवों में 100% घरों में नल जल पहुंचाने का, 48,75,000 से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने का। उसी राज्य में खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 52 में से 43 जिलों के पानी में फ्लोराइड की मौजूदगी पाई गई है, जिसमें से 16 जिलों में ये खतरनाक स्तर पर है। जहां खुद मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि जीवनदायिनी नर्मदा का पानी कई जगहों पर डी ग्रेड में पहुंच चुका है। CGWB के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक नाइट्रेट प्रदूषित राज्यों में शुमार है, जहां कृषि क्षेत्र में करीब 70% रसायनों का इस्तेमाल होता है। दमोह से जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल आते हैं। उनके अपने ही घर में लोग दूषित पानी पीकर बीमार पड़ते हैं, उनकी मौत हो जाती है। बहरहाल मध्य प्रदेश में नर्मदा जैसी नदियों को जीवित इकाई का दर्जा मिला हुआ है। हर सियासी मंच से नेता इसके नाम का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं नर्मदा को देखने से ही उतना पुण्य मिल जाता है जितना गंगा में स्नान करके। लेकिन लगता है हमारे हुक्मरान नर्मदा तो छोड़िए, अपने गली, गांव, मोहल्ले, शहर की नदी, कुएं, तालाब, बावली कुछ भी नहीं देख पाते। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। गुजरात में शराबबंदी है और वहां पर जहरीली शराब पीने से 49 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शराबबंदी वाले गुजरात में शराब के इस कहर पर सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। गुजरात के बोटाद में रहने वाली मनीषा बेन की चीखें सीना चीर देने वाली हैं। 25 साल की उम्र में ही मनीषा बेन से पति का साथ छिन गया है। मनीषा की 2 बेटियां भी अनाथ हो गईं। मनीषा बेन के पति 27 साल के भूपत भाई की सोमवार को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। भूपत भाई ने गांव के पास से ही 20 रुपए में देसी शराब खरीदी थी, जिसे पीने के बाद उनकी मौत हुई। हम अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर बोटाद के रोजीत गांव पहुंचे। इस गांव में देसी शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई है। गांव में मातम है, कई चिताएं एक साथ जल रही हैं। एक ही भाई था आपका? एक ही बेटा था। हाँ, अकेला बेटा था, अकेले वही कमाने वाला था? अकेला वही कमाने वाला था, अब कोई नहीं है कमाने वाला। कोई कमाने वाला नहीं। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? क्या करे अब, पता नहीं हम अब क्या करें, कौन कमाएगा और कैसे हमारा गुजरान चलेगा, और ये छोटे छोटे बच्चे को कैसे बढ़ाएंगे, पढ़ना लिखना
कैसे करेंगे? हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम हमारा गुजारा हम कैसे चलाएंगे। देश में तो कहा जाता है गुजरात में शराब नहीं मिलती, कि आपके गांव में मिल रही थी शराब? मिल रही थी ना, सब कहने के लिए बंद है लेकिन कुछ भी बंद नहीं है। रोज यहाँ शराब बेचते हैं, लोग पीते भी है और कुछ बंद नहीं है। सब बोलते हैं कि बंद है लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बाबू था ये, आपका बेटा था? हमारा घर नो मोब्स कमाओ दिकरो तो इससे भैया जो हमें निराधार। आपका बेटा था, कमाता था? आपका ही बेटा था? आपका बेटा कमाता था, हमें निराधार थे जैसे ना बछड़ा चीरे थे वो मोटा कर। छोटे बच्चे थे उनके? मेरा बच्चा का है ही। आ सरकार हमारे नो जोई बापा हमारी पर्दा थमकी ने बुलाड़ी नहीं, कोरोना में अर्जी दुनिया बुलाड़ी नहीं। रोजीत गांव के लोगों का आरोप है कि यहां सरेआम शराब बिक रही थी और पुलिस वाले भी इसमें शामिल थे। रोजीत गांव के सरपंच हमें वो चिट्ठियां दिखाने लगे जो वो मार्च से लगातार प्रशासन को लिख रहे थे कि उनके गांव में सरेआम देसी शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन गुजरात पुलिस इस चिट्ठी पर अपनी आंखें मूंदे रही और ये हादसा हो गया। ये लेटर लिखने के बाद वो बोल रहे हमने रेड की, तो वो रेड की होती और शराब पकड़ी होती तो आज ये नहीं हुआ होता। और ये होने के बाद अभी तो मुझ पर इतना प्रेशर आ रहा है कि मुझे दबाने की बात हो रही है और मुझे लगता है शायद कोई उल्टा सीधा केस करके मुझे अंदर भी डाल सकते हैं। सरकार उनकी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये 4/3 को पत्र लिखा है PSA 4 मार्च को। हाँ। देखिए 4 मार्च को पत्र लिखा हुआ है, ठीक है। रिसीविंग भी है, उन्होंने रिसीव भी किया है। और इसके बाद भी लिखा आपने लेटर? इसके बाद भी मैंने लिखा है, इसके बाद मैंने SP साहब को लिखा है और संकलन की मीटिंग में भी लिया है। बोटाद, भावनगर और अहमदाबाद ग्रामीण में मिलाकर अब तक 49 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब भी 3 जिलों के अस्पतालों में 100 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में भर्ती हैं। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जहरीली शराब बेचने और बनाने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोटाद के अलग अलग गाँव में कुछ छोटे शराब विक्रेताओं ने मिथाइल अल्कोहल में पानी मिलाकर नकली शराब बनाई थी जो बेहद जहरीली होती है। उन्होंने 20 रुपए पाउच के हिसाब से उसे गांव वालों को बेचा। ये केस में भी गुजरात पुलिस ने एक अधिकारियों की टीम के माध्यम से ये तय किया है कि मात्र 10 दिन के अंदर ये चार्जशीट हम फाइल करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सभी परिवारों को न्याय दिलाने की कामगिरी करेंगे। गुजरात सरकार ने इस बड़े हादसे के बाद अहमदाबाद ग्रामीण और बोटाद के SP को हटा दिया है, साथ ही 10 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया है। ये जो आप पाउच देख रहे हैं पॉलीथीन के, इन्हीं में ही भरकर देशी शराब यहाँ बेची जाती है। और इनमें देखेंगे कि ना कोई ठप्पा लगा हुआ है और ना कोई निशान है ताकि पकड़े ना जाएं। और सोचिए वो अंधा ही होगा जो ये ना जान पाए कि गुजरात पुलिस को पता ही नहीं था कि पूरे गुजरात के गांव में देसी शराब का ये काला कारोबार चलता है। और खुले में देखिए कैसे ये पैकेट पड़े हुए हैं और इसकी जानकारी भी हमें किसी पुलिस वाले ने नहीं दी कि यही पैकेट हैं जिनमें भरकर देसी शराब बेची जाती है। गुजरात में सहयोगी महेंद्र प्रताप और संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ नया कर रही है। अपने तमाम मोर्चा के अधिक पदाधिकारियों का जमावड़ा करने वाली है। पटना में ये तमाम लोग जुटेंगे, सभी मोर्चा पदाधिकारी होंगे उसमें, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे और जबकि समापन जो है वो अमित शाह करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री। लेकिन सब कुछ ठीक है बीजेपी के अंदर, उनके सहयोगी JDU इसको लेकर मुंह बना रहे हैं। इन दिनों पटना शहर का कुछ ऐसा नजारा है, शायद ही कोई कोना हो जहां शनिवार से 2 दिनों के भाजपा की बैठक के पोस्टर ना हो। इसके अलावा गुरुवार से ही बीजेपी के सभी नेता बिहार के जनता दल यूनाइटेड की जीती 43 विधानसभा सीटों को छोड़ बाकी सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति के जितने भी हमारे सम्मानीय सदस्य आ रहे हैं
वह सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं, 200 विधानसभाओं में, और वहां पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता के साथ चर्चा करेंगे, संगठन की बैठक लेंगे और उसके पश्चात यहां पर लौट आएंगे। हालांकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि इस बैठक का औचित्य समझ से परे है। अभी राज्य में सुखाड़ की स्थिति है और कोई चुनाव नहीं है। इस बैठक से रिश्ते और असहज होंगे, खासकर उन विधानसभा इलाकों में कार्यक्रम करने जो नीतीश कुमार की पार्टी के परंपरागत इलाके रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से वो कहते हैं कि बैठक से किसी को क्या आपत्ति होगी। क्या है, सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करती है, इसमें देखने की क्या बात। सवाल ये है कि अभी रोड शो करना या शक्ति प्रदर्शन, हर एक पार्टी अपना संगठन का काम करती है, अपना कार्यक्रम करती है, इसमें बुरा क्या है। 750 लोगों की एक बैठक हो रही है और आपको अगर यह उत्सव लग रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। उत्सव का अर्थ होता है उत्सव, सेलिब्रेशन। यह एक बैठक है और बैठक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इससे आगे जो हमारे समय में क्या कार्य करने हैं राष्ट्र विभिन्न मोर्चों को, उसको तय करना होता है और वही तय होने जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण भाजपा नेता अब कह रहे हैं कि उनकी ना पार्टी अध्यक्ष ना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अब मुलाकात की कोई संभावना है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फरीदाबाद में एक बिल्डर है, बिल्डर की लड़ाई है नगर निगम से। नगर निगम बिल्डर से कुछ वसूली चाहती है, उनके जो पुराने बकाए हैं उनको लेकर, लेकिन गुस्सा उतार रही है वहां पे रहने वालों पर जो कि एक वक्त में बिल्डर से घर खरीद चुके हैं। फरीदाबाद में सूरजकुंड के पास इरोज सोसाइटी को जाने वाली ये सड़क जेसीबी लगाकर खोद दी गई है और मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर इसको सील कर दिया गया है। इस बड़े से गेट के अंदर इरोज सोसाइटी समेत कई टावर हैं जहां 3,500 से ज्यादा परिवार रहता है, लेकिन अब सब कैद होकर रह गए हैं। हमारा टावर इसके एकदम नजदीक है और हम इसी सड़क को यूज करके दिल्ली जाते हैं शूटिंग हिल्स से। ये हमारा तो मतलब पैर ही काट दिया इन्होंने। दरअसल बिल्डर और फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच टैक्स को लेकर विवाद है। कॉरपोरेशन जब बिल्डर से टैक्स नहीं वसूल पाया तो यहाँ रहने वाले लोगों पर उसका गुस्सा उतरा। कॉरपोरेशन वाले कह रहे हैं कि ये जगह एमसीएफ की है और इनको जो है हमने नोटिस ऑलरेडी कई सालों से दे रहे हैं। हमारी अमाउंट है 3-4 लाख रुपए, करोड़ रुपए, आप बता 3-4 करोड़ रुपए उनका है, वो नहीं दे रहे। अब उसमें बिल्डर क्या सफर कर रहा है, सफर तो हम लोग कर रहे हैं सब। इस सोसाइटी में फ्लैट्स की कीमत 40 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक है, लेकिन उसके बावजूद बिजली पानी की समस्या से पहले ही यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। अब बिल्डर के बकाये की वजह से इनका रास्ता तक बंद हो गया है। फरीदाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात छत्तीसगढ़ सरकार की। अब छत्तीसगढ़ सरकार गोबर के बाद गौमूत्र भी खरीदने जा रही है और इसकी सरकारी खरीद होगी। आप सबको पता है कि गोबर को जो खरीदने की योजना है उससे कंपोस्ट बनाने के लिए ऐलान किया गया था बघेल सरकार की तरफ से। अब 4 रुपये लीटर के हिसाब से वो गौमूत्र भी खरीदने वाली है। हरेला का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाती है छत्तीसगढ़ की सरकार अब, और उसी मौके पर इसका ऐलान हुआ है। पूरे राज्य में हरेला का त्यौहार मनाया जा रहा है, यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है ये।